वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो चालू है तो फिर हम भी चालू करते हैं। हमें यात्रा करते हुए हो गए लगभग 7-8 दिन हो गए होंगे। 3 तारीख से शुरू किया था हमने। बिहार आ गए हैं हम। बिहार में पटना से शुरू किया और पटना से शुरू करने के बाद बेगूसराय के आसपास के ज़िले कवर करते हुए हम उसके बाद समस्तीपुर वगैरह होते हुए उजियारपुर और अब आ गए हैं मुजफ्फरपुर में। हमारे दाएं बाएं 2 लोग हैं हमारे गुरु। जेरी जी हमको कैमरे पर सही करते हैं, इनकी बारीक नज़र होती है। वीडियो भी बढ़िया एडिट करते हैं, बढ़िया मोन्टाज बना के एकदम लगाते हैं। तो इनसे भी बात करेंगे, इनका क्या अनुभव रहा अभी तक। आप लोग TV9 बिहार झारखंड के दर्शक लगातार जो भी जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। अभी माहौल क्या है बिहार का, हमने क्या क्या देखा। और हमारे साथ हैं पंकज जी। पंकज सर जो हैं ये बिहार के ही हैं, बिहार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ये बताते हैं कहाँ कैसे जाना है और कैसे जो भी है रास्ते को गाइड करते हैं और क्या क्या कैसे करना है। बहुत लंबा अनुभव है इनका। पॉलिटिकल बातें खूब करते हैं, आप लोग लाइव देखते होंगे। एकदम से हर चीज़ पे चर्चा करते हैं, एक एक सीट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम भी सीखेंगे और आज इसी पे बात करेंगे क्या क्या हमने रास्ते में देखा। तो पहले सर मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुजफ्फरपुर से शुरू करूँ या पटना से शुरू करूँ? नहीं, मुझे लगता है मुजफ्फरपुर, चूँकि आज हमने मुजफ्फरपुर देखा और कल भी कुछ देखा और कल भी देखेंगे, तो इंटरेस्टिंग ये है कि मुजफ्फरपुर में क्या देखा ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुजफ्फरपुर में जब हम LS कॉलेज गए, क्योंकि मुजफ्फरपुर आइए और आप लंगट सिंह कॉलेज नहीं जाइए तो मुजफ्फरपुर आने का कोई मतलब नज़र नहीं आता है। तो हम लोग LS कॉलेज गए। LS कॉलेज में हमने कई छात्रों से बात की जो पूर्व स्टूडेंट थे, जो फॉर्मर स्टूडेंट रहे, वर्तमान स्टूडेंट थे, उनसे भी बात की, उनके विचारों को समझने का कोशिश किया। एक बात बहुत साफ नज़र आई कि छात्रों में पॉलिटिक्स को लेके अवेकनिंग बड़ा लाजवाब था। और जिस तरीके से वो लोग बात कर रहे थे, हम लोग दिल्ली में बैठ कर के जिस तरीके से जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को कि ये जाति का होगा तो इसका ही सपोर्टर होगा, इस तरह की बातें हमें छात्रों में तो दिखाई नहीं पड़ी। कम से कम मुजफ्फरपुर में भी दिखाई नहीं पड़ी और ये बात हम मिथिला दरभंगा में भी नहीं देखे। वहाँ भी छात्रों से बात की, वो भी हमने नहीं देखा। लेकिन LS कॉलेज का ये अनुभव बहुत शानदार रहा कि हम वहाँ के प्रिंसिपल से मिले, उनके ऑफिस को देखा और वहाँ पर तमाम विभूतियों का चित्र देखा जो कि अंग्रेज के ज़माने से प्रिंसिपल रहे हैं और वर्तमान समय में प्रिंसिपल रहे। एक से एक लोगों का फ़ोटो देखा, उनकी चर्चाएं सुनी, उनकी बातें सुनी और साथ ही साथ जो लंगट सिंह जिन्होंने ज़मीन दान की थी, सोचिए शिक्षा के लिए उनके भीतर किस तरह की भावना थी कि वो BHU के लिए भी उस ज़माने में 1 लाख रुपया डोनेट किए थे और कहा जाता है कि वो AMU के लिए भी डोनेट किए थे। जिस तरह की बात लोग बता रहे थे वहाँ पर, वो मैं साझा कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि मुजफ्फरपुर में इतनी ज़मीनें देना और यहाँ पर शिक्षा का अलख जगाना, ये अपने आप में बताता है कि उस महान शख्सियत की पर्सनालिटी क्या थी, सोच क्या थी, कितने दूरदर्शी थे, कितना दूरगामी सोच रखते थे। और साथ ही साथ जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं सच बताऊँ, मैं बहुत भावुक हो गया था क्योंकि गांधी जी का वो जिस कूप में गांधी जी नहाए हैं और उसके बाद 7 दिन रहे थे LS कॉलेज के कैंपस में, तमाम लोगों से मिल रहे थे और उसके बाद चंपारण को लेकर के क्या रणनीति बनानी थी, कैसे किसानों से जुड़ना था। यहाँ पे उस समय आचार्य कृपलानी थे जो कि गांधी जी को लेकर के आए थे। वो जन नेता बनाने के लिए किसानों से क्यों जोड़ना चाहते थे उनको, ये तमाम बातें वहाँ के प्रोफेसर्स ने हमें बताई। तो ये अनुभव बहुत शानदार था। लेकिन जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो आप खुद रिपोर्ट कर रहे थे, मैं आपकी बातों को सुन रहा था क्योंकि मैं पीछे खड़ा था, मैं देख रहा था आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं। तो आप चूँकि बिहारी हैं नहीं, आप बाहरी हैं, तो आपके मन में बहुत तरह की चीज़ें होंगी। बाहरी बनाम बिहारी कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा बताओ। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसका
आप बाहरी बनाम वो जो है मतलब स्थानीय, यहाँ लेकिन हमारे इनका वीडियो में नहीं कर सिस्टम तो यहाँ पे है, ये तो तुमने देखा। देखिए हमारे वीडियो में नहीं कर सकते, ठीक है, नेता जो लोग करते हैं वो लोग करते रहे, लेकिन आप मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि एक्चुअली मैं समझना चाह रहा था कि जो लोग दूसरे प्रदेश से यहाँ आते हैं, वैसे आप पत्रकार हैं, आप हर जगह घूमते हैं, मैं भी हर जगह घूमता हूँ, बहुत जगह की आबो हवा से परिचित हूँ, क्योंकि पिछले 22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो कम से कम ये चीज़ें तो समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश का ट्रेंड क्या है। लेकिन मेरा घर बिहार में, और बिहार में ख़ास तौर पर मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर वहाँ से बहुत दूर नहीं है। हम लोगों के यहाँ पे पहले शादियाँ होती थी तो लोग शॉपिंग करने मुजफ्फरपुर आते थे, दरभंगा जाते थे, तो मुजफ्फरपुर हम लोगों की तमाम रिश्तेदारी भी है। तो मुजफ्फरपुर में लोग कैसे सोचते हैं, यहाँ का लोकल टच क्या है, उस बारे में मैं कह रहा था। अनुभव के आधार पर भी आप लोग से बड़ा भी हूँ, और चूँकि यहाँ आता जाता रहा हूँ तो उस अनुभव को समझता हूँ। इसलिए मैंने आपसे ये बातें कही कि जब हम लोग खबरा पहुँचे, आपको ध्यान है लोग किस तरीके से बात कर रहे थे, तमाम समस्याएं थी, तमाम नाराज़गी थी, कुछ लोग नोटा तक दबाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब देखिए, जब आपने पूछा कि वोट किसको दीजिएगा, तो राष्ट्रीयता की बात आ गई कि मोदी को वोट देंगे। अब आप सोचिए कि काम कुछ नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं यहाँ तक। वैसे मैं हैरान था, दरभंगा में इस तरह की बातें नहीं देखी, समस्तीपुर में नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर लोग फ्री राशन के अलावा खबरा में और कोई तरह की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि केंद्रीय योजना उन तक पहुँच रही है। लेकिन आप देखिए वो क्या कह रहे थे कि हम मोदी को वोट देंगे। कुछ लोग नोटा की बात कर रहे थे, कुछ लोग मोदी की बात कर रहे थे, जबकि ये भी कह रहे थे बेरोजगार हैं, हमें रोजगार की ज़रूरत है। लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, 370 के नाम पर, और ये सिर्फ अगड़ी जाति के लोग नहीं थे। अंकित, ये मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि आपको याद होगा जब आप 2-3 लोगों से बात कर रहे थे, मैं उनसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, पूछ रहा था कि भैया किसको वोट करोगे, तो उनका कहना था कि नहीं, अब जो भी है कमल फूल को ही करेंगे। हम पूछ रहे थे क्यों करोगे भाई, जब तुमको कुछ मिला नहीं तो क्यों करोगे कमल फूल को वोट? तो वो कह रहे थे कि कुछ मिला, फ्री राशन तो मिल रहा है, बढ़िया प्रधानमंत्री है। तो एक बात जो मुझे समझ में आई है, वो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अति पिछड़ा समाज जो है, अति पिछड़ा समाज का मेजॉरिटी तबका मोदी को पसंद करता है। ये चीज़ तो मुझे ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं जिनसे बात कर रहा था वो लोहार समाज के थे, मैं जिनसे बात कर रहा था तांती समाज के थे। आपको एक चीज़ इसी संदर्भ में और बताना चाहूँगा कि जब मैं बेगूसराय में तांती समाज के कुछ लोगों से बात कर रहा था, मुझे लगा कि भैया क्या किए। वो लोग पहले लालू प्रसाद का भी नाम ले रहे थे कि लालू जी ने ये किया, वो किया, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन हमने पूछा कि वहाँ आप लोकल उम्मीदवार को वोट देंगे, किनको, गिरिराज सिंह को वोट देंगे कि अवधेश राय को वोट देंगे? तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मालूम है क्या कहा, ना गिरिराज सिंह का ना अवधेश राय का, कहा मोदी को वोट देंगे, मोदी बहुत कुछ कर रहा है, मोदी को वोट देंगे। तो अब सोचिए कि तांती समाज जो कि अति पिछड़े में आता है, वो कह रहा है कि किसको वोट देंगे, तो मोदी को वोट देंगे। तो मोदी फैक्टर मुझे बहुत बड़ा लगा। और हाँ, इनका अतिरिक्त राय रहता है थोड़ा सा, और इनकी भी निगाहें बहुत हर जगह रहती हैं। आपको कौन सा फैक्टर समझ में आया? फैक्टर ठीक है, मैंने आज कई सारी चीज़ें देखी। हाँ, ये बताओ क्या क्या देखा? बिहार आए हो दिल्ली से, तो बताओ ये क्या। पहली बार बिहार नहीं आया हूँ मैं, जितनी बार आए हो उतनी बार का भी मिक्स करके बता दो। तो मतलब मेरे को मतलब एक मोदी फैक्टर तो है देखिए यहाँ पे, लेकिन आज एक व्यक्ति ने बहुत, जो हम कौन से गांव गए थे हम, वो गाँव खबरा गाँव, खबरा गांव में गए थे, तो वहाँ पे एक ऑन कैमरा एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि सांसद जी के पास कोई काम लेके जाओ तो वो कहते कि तुमने मुझे तो वोट दिया नहीं है, मोदी जी को वोट दिया है, तो जाके मोदी जी से मांगो काम। तो मैंने पूछा ना कि फिर मोदी जी से जाके क्यों नहीं काम मांगे? हाँ, तो अब वो लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे। तो एक चलो, ये तो उनका अपना पर्सनल चॉइस है कि जिसको देना है दीजिए। सबसे पहली चीज़ मैंने अच्छी नोटिस की, मतलब अच्छी क्या, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, फोटो वाला बताओ। वही तो हम लोग प्रिंसिपल रूम में बैठे थे। मैं बहुत देर से, मैंने पहली बार मैं कई विश्वविद्यालयों में गया हूँ,
कई विश्वविद्यालयों में गया हूँ और कई मतलब प्रोफेसर्स के कमरे में बैठा हूँ, है ना। और पहली बार मैंने किसी प्रिंसिपल ऑफिस में, जितने भी अब तक के प्रिंसिपल्स रहे हैं या वीसी जो होते हैं, यहाँ प्रिंसिपल बोलते हैं शायद उन्हें, तो पहली बार मैंने ऐसे किसी वीसी को देखा या ऐसे जगह गया आया हूँ जहाँ पे शुरू से लेकर आखिरी तक जो अभी तक के हैं सब की तस्वीरें थी। और तस्वीरों में भी एक खासियत थी, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, सारी तस्वीरें जो थी हाथ से बनी हुई थी, पोर्ट्रेट से, हाथ से बने हुए। और मतलब शुरुआत के 10 से 15 जो पोर्ट्रेट से, वो एक महिला हैं, क्या नाम था यार, नाम भूल गया हूँ मैं। नाम मैं भी भूल गया हूँ, तुमने बताया था, मुझे याद है। और ये बताओ कि जब उस गांव में गए थे तो बच्चों से क्या बात करते एक मिनट, हाँ, तो महिला है, वाजपेयी हैं, सोनाली वाजपेयी है या कुछ वो हैं। तो एक तो मैंने वो चीज़ नोटिस की, तो मैंने कहा यार जहाँ तक मुझे लगता है वो हो ना हो, वो जिसने भी वो पोर्ट्रेट बनाए हैं वो उसी मतलब विश्वविद्यालय के कोई स्टूडेंट होंगी, और उन्होंने क्या बारीकी से वो बनाया है। वहाँ पे एक वीसी हुए थे BN सिंह, तो उनकी ना नाक यहाँ से थोड़ी सी फूली हुई थी इधर से, तो उन्होंने उस बारीकी को कितना प्यार और तरीके से उस मतलब उस पर उतारा है। मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ, उस महिला का, उस कला का, एकदम बारीकी से। और मतलब पता नहीं लोग उस कमरे में, जितने लोग हम लोग, मेरे ख्याल से 10 12 7 8 लोग थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया था और मैं उसको देख रहा था बहुत गंभीरता से। मेरी ध्यान इसलिए पड़ गई क्योंकि जब मैंने आर्म्स जो फॉरेनर प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के, जब मैंने उनके नाम को देखा तो उसके बाद मुझे लगा कि और कितने फॉरेनर अंग्रेज वही चीज़ मैंने प्रिंसिपल से पूछ भी लिया कि जब 1909 तक का जो लिस्ट है उसमें प्रिंसिपल्स की पूरी सूची लिखी हुई थी, तो उसमें ये वो मतलब कॉलेज है, कौन सा था, LS कॉलेज, हाँ, ये वो कॉलेज है जहाँ से राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति हैं वो वहाँ से पढ़े थे, और इसके अलावा टीचर रहे, हाँ, और रामधारी सिंह दिनकर वहाँ पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं। रामधारी सिंह दिनकर वहाँ पढ़ाए हैं, वो हिस्ट्री और हिंदी दोनों पढ़ाते थे। आचार्य कृपलानी वहाँ पर प्रोफेसर रहे। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है, और वो किस तरह की विरासत को समेटा हुआ है ये लंगट सिंह कॉलेज। और ये समझिए कि आचार्य कृपलानी की नौकरी चली गई थी, क्योंकि जब गांधी यहाँ पर आए थे तो बग्घी में उनको लाना था स्टेशन से यहाँ तक, और जिस कुएं में वो नहाए थे उस कुएं का वहाँ पर बेहतरीन तरीके से इस गांधी का स्टैचू बनाया गया है नहाते हुए। और हाँ, इम्पोर्टेंस है उस कुएं की, वो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। क्यों सर, कल आ जाएगा? कल तो ये तो तुम बताओ ना, एडिट तुम कर रहे हो, बना तुम बताओगे कि कब तुम एडिट करके लगाओगे उसको। मतलब वीडियो, कई लोग पूछते हैं कब वीडियो आएगा, कब आएगा, इसकी जिम्मेदारी इनके पास है, यही भेजते हैं। आज 11 तारीख है, तो 12 या 13 तारीख को आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो। और बहुत शानदार जगह है वो, मतलब बहुत सुंदर जगह है। और बताओ। हाँ, और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की उस विश्वविद्यालय में, एक प्रोफेसर थे, मतलब दुर्भाग्य हमारा था कि हम वहाँ पे किसी हिस्ट्री के प्रोफेसर से नहीं मिल पाए, लेकिन वहाँ पे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। उनका उस यूनिवर्सिटी और इतिहास को लेकर इतनी गहरी वो थी ना, मतलब जिज्ञासा थी कि वो आप बात कर रहे थे प्रिंसिपल साहब से उस कुएं के बारे में, और वो अपने फ़ोन में कुछ लगातार ढूंढ रहे थे। वो फिलॉसफी के प्रोफेसर, हाँ, फिलॉसफी के प्रोफेसर। लोगों ने उनका इंटरव्यू भी किया है, उन्होंने बहुत तरह की बात बताई है, काफ़ी देर तक। इनफैक्ट वो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे थे। अपने मोबाइल में वो तमाम तरह का फोटोग्राफ्स भी उन्होंने रख रखा था। और वही चीज़ जो मैं वो है कि जो तो चलो जो है वो आप वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो में है, तो मैंने उनके चेहरे पे ना वो देखा है कि अरे यार ये था मेरे पास, ये कहाँ गया। मतलब एक होता ना कि यार कैसे मिस हो गया ये चीज़,
तो वो ना लगातार ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने 2 चीज़ें ढूंढ के निकाली। एक तो एक डाक टिकट थी, वो आप लोग वीडियो में देखिएगा कैसी थी, मैं उसका कोशिश करूँगा वो डाक टिकट मुझे भी मिल जाए कैसे भी करके, तो मैं ताकि उस पर लगा सकूँ। और एक कोई फ़ोटो थी, क्या था वो देखिए क्या था कि जब 100 साल गांधी जी के यहाँ आए हुआ था, तो एक्चुअली गांधी जी किस तरीके से बग्घी में आए थे, तो उनके रूप का सही चित्रण करने का कोशिश किया गया था। कोई गांधी बने थे, कोई कृपलानी बने थे, और इस तरीके से बग्घी में घूमा गया था। तो वही वो प्रोफेसर हमें बता रहे थे, उसका फोटोग्राफ भी दिखा रहे थे, और साथ ही साथ हमें बता रहे थे कि ये शहर किस तरीके से इतिहासों को समेटे हुए है, ये शहर फ्रीडम स्ट्रगल का कैसे गवाह रहा है, ये शहर क्यों मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कैसे बनाया। दरअसल इस शहर ने किस तरीके से महात्मा गांधी को प्रेरित किया कि आप यहाँ आइए, यहाँ रणनीति बनाइए और चंपारण आप जाइए और वहाँ कैसे किसानों से जुड़िए। तो दरअसल वो ये बता रहे थे कि आचार्य कृपलानी टाइप लोग या और भी कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनका इतिहास में बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन वो सारे लोग ऐसा मानते थे कि महात्मा गांधी का मूवमेंट तब तक हिट नहीं हो सकता जब तक वो किसानों से नहीं जोड़ते। इसलिए उनको चंपारण ले जाया गया और चंपारण से उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया, और देखिए किस तरीके से महात्मा गांधी लोगों के दिलों में बसते गए और उसके बाद वो राष्ट्रपिता बन गए। तो ये चंपारण की जो पूरी कहानी थी, पूरी रणनीति थी कि कैसे अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। नील की खेती होती थी, 3 कठिया, जो 3 कट्ठा को लेकर के जो तमाम तरह की बातें थी, उसको कैसे गांधी जी ने आगे बढ़ाया, और इस तरीके से आगे बढ़ाया कि अंग्रेज़ों को बहाना भी नहीं मिल पाया कि वो मोहनदास करमचंद गांधी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। जहाँ तक सवाल है कि जिस बग्घी में गांधी जी को आना था, उस बग्घी का घोड़ा हटा लिया गया, अब लोग उनको खींच करके लाए यहाँ तक। मतलब इस तरह की भी चर्चा है, लोग बता रहे थे। उस मूवमेंट में आचार्य कृपलानी पार्टिसिपेट करते हैं। अब समझिए अंग्रेज प्रिंसिपल थे, अंग्रेज प्रिंसिपल ने आचार्य कृपलानी पे एक्शन लिया और आचार्य कृपलानी की नौकरी चली गई यहाँ से। अब समझिए कि जेवी कृपलानी की नौकरी चली जाती है, फिर भी उन्हें नौकरी छोड़ना मंजूर था, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इससे वो अपने आप को दूर नहीं रख पाए। तो जो हम लोगों ने एलएस कॉलेज को देखा, महसूस किया और घंटों वहाँ पर जो जिया, वो एक अद्भुत अनुभव था मुजफ्फरपुर का, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ छात्रों से बात किए, पूर्व छात्रों से बात किए, कुछ लोकल लोगों से बात किए, तो जो राजनीतिक बहस गर्मा गर्म हुई, उसमें कुछ लोग कैसे अजय निषाद के पक्ष में बोल रहे थे, कुछ लोग कैसे जो डॉक्टर राजभूषण हैं उनके पक्ष में बोल रहे थे, और तमाम तरह के लोकल मुद्दे गिना रहे थे कि यहाँ पर क्या लोकल मुद्दे हैं। तो ये बात साफ तौर पर नज़र आ रही थी कि ऐसा माना जाता है नॉर्मली कि अपर कास्ट जो है वो कमल के फूल पर मोहर लगाएगा, पर वहाँ देख करके ऐसा नहीं लग रहा था। लग रहा था कि वाद विवाद बहुत जोरदार है, लोग बहुत कारण से नाराज भी हैं, और जो नाराज़गी अपर कास्ट में है उसकी 2 वजह हैं। 2 वजह ये है कि यहाँ के 2 बड़े नेता हैं, एक नेता अजीत शर्मा है और दूसरे सुरेश शर्मा है। सुरेश शर्मा और अजीत शर्मा साइड लाइन है, तो इसकी नाराज़गी भी लोगों में थी कि इन लोगों को बीजेपी ने दरकिनार क्यों कर दिया है। अजीत शर्मा को एलजेपी किसी तरीके से टिकट देने वाली थी या कुछ इस तरह की बात पर्दे के पीछे रही होगी। कहा यह जा रहा है कि वो कांटी में चुपचाप बैठे हुए हैं। तो आप मुजफ्फरपुर में, पता नहीं आपने एक चीज़ नोटिस किया या नहीं किया, आधा मुजफ्फरपुर लोकसभा में आता है, आधा मुजफ्फरपुर वैशाली लोकसभा में आता है। मुजफ्फरपुर लोकसभा की चर्चा उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूं। यहाँ वैशाली लोकसभा की चर्चा ज़्यादा है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला वैशाली लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, और वो जिनको चुनौती दे रहे हैं वो दिनेश सिंह की पत्नी हैं। दिनेश सिंह भी अच्छे ताकतवर रसूखदार व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी सिटिंग एमपी हैं।
अब सवाल उठता है कि वीणा देवी का रिपीटेशन होगा या मुन्ना शुक्ला पटक देंगी, क्योंकि जो क्षेत्र वैशाली का आता है वहाँ भूमिहार मतदाता बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसे में भूमिहार जो कि ट्रेडिशनल वोटर सब कमल फूल के माने जाते हैं, बीजेपी के माने जाते हैं, वो मोदी के नाम पर वोट देंगे या मुन्ना शुक्ला को स्थानीय प्रत्याशी को वोट देंगे। तो इस तरह के भी चर्चा हमने वहाँ पर बहुत सुनी। जहाँ तक मुजफ्फरपुर का सवाल है, तो मुजफ्फरपुर में मुझे ये ज़रूर दिखाई पड़ा कि लोगों में बहुत तरह का वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा है, पर मुझे एक चीज़ बहुत साफ नज़र आया कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दा हावी है। आपको याद होगा कल हम लोग एक ढाबे पे रुके थे, ढाबे पे हमने कुछ लोगों से बात की। वहाँ पर जब लोगों से बात की तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू सामने आया। इंटरेस्टिंग पहलू क्या था कि एक भूमिहार जाति का लड़का, एक नहीं कई भूमिहार जाति के लड़के थे, 3-4 लोग थे, वो क्या कह रहे थे कि केंद्र में मोदी चाहिए और राज्य में तेजस्वी चाहिए। मैंने सवाल भी किया कि अरे आप जिस जाति से हैं वो तो तेजस्वी, वो तो लालू यादव का प्रशंसक हो नहीं सकता, उसका वोटर हो नहीं सकता। उन लोगों का कहना था नहीं सर वो जमाने लद गए, अब हम उससे डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी इसलिए चाहिए क्योंकि तेजस्वी नौकरी देते हैं और नौकरी देंगे तो हम लोग को रोजगार मिलेगा। भले ही 75% आरक्षण हो चुका है, हम लोग इतने पढ़ने में तेज हैं कि 25% में भी मैक्सिमम सीटें हम अपने कब्जे में ले लेंगे, तो नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ये चीज़ें हमने ज़रूर नोटिस की कि तेजस्वी यादव रोजगार के पर्याय हो चुके हैं। तो 2 बातें जो मैं इतने जगह तक, पाटलिपुत्रा हो, पटना सिटी हो, बेगूसराय हो, मुंगेर हो, समस्तीपुर हो, उजियारपुर हो, दरभंगा हो और आज मुजफ्फरपुर हो, इन जगहों पर घूम करके 2 चीज़ें मैंने जो देखी वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो 2 लाइन में बता सकता हूँ। अति पिछड़ा बड़ी संख्या में मोदी का भयानक फैन है और युवा नौकरी का पर्याय तेजस्वी यादव को मान चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। युवा को उम्मीद नौकरी को लेकर के तेजस्वी यादव ही है। जेडीयू के नेता कहते जरूर रहे कि 7 निश्चय 2 के तहत ये देना था, लेकिन युवाओं को लगता है कि नौकरी तेजस्वी यादव ने ही दिया है। हाँ, लेकिन जब उन युवा से पूछिए कि क्या आपको प्रधानमंत्री, तो तेजस्वी यादव बन नहीं रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग कहेंगे कि राहुल गांधी चाहिए, कुछ लोगों को फिर मोदी से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात समझ में नहीं आती कि मोदी से प्रॉब्लम आप देखेंगे कि बड़े जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनमें आपको बड़ा तबका दिखा होगा जिनको मोदी से प्रॉब्लम नहीं। तो अगर जहां पे स्थानीय मुद्दे बहुत भारी नहीं हैं वहां पर मोदी के नाम पर जम करके वोट हो रहा है। और वैसे आप देखेंगे तो हर सीट पर बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर मुझे प्रधानमंत्री मोदी ही खड़े नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पे बात हुई, कुछ पूछ रहे थे तुम? चलिए बहुत दूर जा चुके हो, आपने भी तो कुछ देखा होगा, आप बताइए। नहीं, मैंने जो देखा, मैं तो बात करने के लिए हूँ, मैं जो देखा हूँ वो मेरी चीज़ें तो बता ही रहे हैं। ये चीज़ें हैं, बात कर रहे थे जब हम उधर गए थे, कुछ 2 तरह के 3 तरह के लोग थे। कुछ गरीब भी थे, पिछड़े लोग थे, जिनकी ये शिकायत थी कि यहाँ पे कॉलोनी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो मुजफ्फरपुर में नहीं आई है। हालांकि एक व्यक्ति वहाँ पे थे, वो बड़े दावे के साथ कर रहे थे कि पूरे मुजफ्फरपुर में किसी को नहीं आई है, जबकि मैं पिछले 5 साल लेकिन मैं अखबारों में रीचेक कर रहा था तो कई जगहों पे है कि उसमें है कितना आया है, इतने लाभार्थी छूटे, पिछले 700 कुछ लाभार्थी वंचित हैं। ये चीज़, हाँ ये चीज़ें कुछ। हाँ, लेकिन तुम लड़कों से क्या बात करते जो थे वो ये बताओ। तुम जो छोटे बच्चे थे, अब बहुत देर से कहते कि इनसे बात करो, इनसे बात करो, तुम क्या बात किए? यार वो बहुत कमाल के अद्भुत, उस गांव में बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, मतलब रहते हैं। एक 16 साल का लड़का मिला मुझे, और ये हमारा दुर्भाग्य है इस देश का, इस बिहार का। मतलब बिहार तो चलो ठीक है, लेकिन पूरे देश का ही ये दुर्भाग्य है कि जितनी पनवाड़ी, जितनी ये जहाँ पे भी सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जैसी कुछ पदार्थ मिलते हैं, वो लोग बिना एज पूछे लोग बच्चों को दे देते हैं। वो बच्चा अभी 8वीं पास करके 9th में गया है, 16 साल का है, और मैंने उससे ऐसी बात कर रहा था कि क्या है स्कूल में, कैसे पढ़ते हो, कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा,
और उसके पिताजी राजमिस्त्री हैं, है ना। क्या देखे? तो ऐसी बात चलती है। मैंने कहा इंस्टाग्राम, तो उसने फ़ोन निकाल लिया। तो मैंने कहा कि फ़ोन में क्या देखते हो? मैंने कहा रील वगैरह देखते हो? तो उसने कहा हाँ देखता हूँ। मैंने कहा बनाते हो? तो वो नहीं बता रहा था। तो उसके दोस्तों ने फ़ोन छीन के मुझे दिखाया उसका फ़ोन। तो मैं स्क्रॉल करने लगे वो लोग ही। तो स्क्रॉल किया तो उसमें एक रील मिली जिसमें चाय का कप था, 3 चाय के कप रखे थे और उस पर 3 सिगरेट रखी हुई थी और ऊपर बगल में माचिस रखी थी। तो मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा सिगरेट पीते हो? तो उसने कहा 1 साल पहले पीता था, मार पड़ी है जब से पीना छोड़ दिया है। मार से हमको तो एक और कहानी याद आई। हमारे ड्राइवर की कहानी है। उसने बताया कि हमने कुछ लिया था पदार्थ, एक बार पुलिस वाले ने इतना मारा कि तब से मैंने वो छोड़ ही दिया, इतना भयंकर मारा था। खैर, हम पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स का टाइम है। ज़रूरी नहीं पॉलिटिक्स। और कहानी कुछ बताओ। देखिए मतलब मैंने एक चीज़ और नोटिस की। जब हम कल के कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब के नशे के जो वैकल्पिक नशे हैं वो इतने आसानी से उपलब्ध हैं। हम मतलब 10 दिन हो गए हैं, 11 तारीख है, 8-9 दिन हो गए हैं। हम लोग लगभग जिस चाय की दुकान पे चाय पीने रुक रहे हैं, हाईवे पे या सड़क पे, खुली सड़क पे, जहाँ पे मतलब गाड़ी खड़ी करने की जगह है, तो चाय की टपरी के अंदर कोई ना कोई मुझे उस पदार्थ का सेवन करता हुआ दिख जाता है। कल भी हम लोग एक जगह रुके थे चाय पीने के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ लोग थे जो उसका सेवन कर रहे थे। अलग अलग, हाँ, बिल्कुल इलीगल है पूरे। सूखा नशा, सूखा नशा, हाँ, सूखा नशा जो भी है वो इस सेवन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बिहार में जो सबसे बड़ा मतलब कि कई लोगों के मुंह से भी सुने, हम लोग जब जा रहे थे तो उनका ये इशू है कि जो शराबबंदी हुई है ये पूरी तरीके से फ्लॉप है और शराबबंदी की वजह से कई लोग मर रहे हैं, कई लोग विधवाएं हो रही, महिलाएं हो रही हैं, और उसके ऑप्शन में ये चीज़ें जो है, और बिल्कुल जो चीज़ इलीगल है हमारे देश में वो ईजिली और खुलेआम पी रहे हैं। जैसे हमारी गाड़ी जाती है तो रंग बिरंगी गाड़ी, और तो सब जगह TV9 लिखा हुआ है, तो मीडिया है, सबको पता है, लेकिन किसी का कोई डर नहीं है। शराबबंदी पे आपने क्या आकलन किया? जो शराबबंदी के ग्राउंड में अगर एक बात कहें कि क्या रिपोर्ट रहा है? देखिए, क्या? 2-3 चीज़ें मैंने देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ये ठीक है, लोग शराब पी करके चौक चौराहे पे आपको बिहार में नौटंकी करते दिख जाते हैं, वो चीज़ तो रुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे तो बहुत लोग मिल रहे हैं। वो देखिए, नहीं, पर उस तरीके से खुलेआम आपने नहीं देखा है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि लोग तारी दारू पी के लेट जाना, लौट जाना, चिल्लाना, नौटंकी करना, और वो चीज़ में नहीं आम है। पर पहले कितना था वो शायद आपको पता नहीं है, वो मैं आपको बता। बिहार गए हैं तो इनको ठीक है, लेकिन पहले होता होगा, अब तो शराब बंदी है तब भी है। मैं कह रहा हूँ कि इसका दोनों पक्ष है, 2 पक्ष, पर दूसरा पक्ष बहुत खराब क्या है कि शराब इजली अवेलेबल है। बस अंतर ये हो गया है कि अब लोग बोतल खुलेआम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन अवेलेबल। आप लोगों से बात करिए, वो कहेंगे कि शराबबंदी का तो कोई मतलब नहीं है, आपको चाहिए अभी ला के दे देता हूँ। आपको ध्यान होगा पाटलिपुत्र में कैसे आपसे लोग मिले, कहने लगे कि चलिए आपको दिखा देते हैं कहाँ पे शराब। मुझे तो पकड़ के लेके जा रहा था वो आदमी, शराब के नशे में भी था। वो कहा यहीं बगल में शराब बनती है, चलो दिखाते हैं। तब तक एक आदमी थोड़ा होशियार था, वो आ गया, सबको रोक लिया और वो अलग माहौल बनाने लगा। फिर मैं भी सोचा कि ज़्यादा बवाल। पर हुआ क्या है, दरअसल देखिए, बिहार में गरीबी भी है, और गरीबी है तो कई लोग जो सस्ती शराब का सेवन करते थे, जिनको ईजिली मिल जाता था, अब उस शराब की कीमत 3 गुना हो गई है, 2.5 गुना 3 गुना हो गई है। तो इसलिए उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया है जो सूखे नशे के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है कि लोग सूखा नशा ले रहे हैं। और कई लोग
पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हम लोग लहेरिया सराय से पहले ग्रामीण इलाके में रुके थे और वहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे, तो 2-3 लड़के दिन के उजाले में नशे में थे और उनकी मांग क्या थी? वो कह रहे थे कि हम लोग साफ सफाई का काम करते हैं, बिना शराब पिए हुए साफ सफाई का काम कर ही नहीं सकते। हमें अब क्या करना पड़ता है कि शराब तो पीते हैं, चोरी छुप के पीते हैं, वो भले ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन 3 गुना ज़्यादा दाम देना पड़ता है। इसलिए वो उनकी नाराज़गी भयानक तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ साफ दिखाई पड़ रही थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो पक्ष है, निश्चित तौर पर ये पक्ष हमें साफ दिखाई पड़ता है कि शराबबंदी और नल जल, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये दोनों बिल्कुल फ्लॉप योजना है। मैं आपको बता सकता हूँ, नल जल को लेकर के आपको 100 में 90 लोग, 95 लोग मिलेंगे जो शिकायत कर रहे होंगे। और आप पूछेंगे हिट क्या है, तो सबसे ज़्यादा हिट है फ्री राशन। फ्री राशन को लेकर के सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग भी वो फ्री राशन के पक्ष में बोलते हैं कि उनको फ्री राशन मिल रहा है। मैंने एक चीज़ और देखी, ये जो पूरा इलेक्शन है, हम लोग इतने दिन से घूम रहे हैं, कहीं भी एक किसी व्यक्ति ने बिहार सरकार की कोई मतलब स्कीम के बारे में नहीं बात की। जो भी बात कर रहा है, मोदी जी की स्कीम, राशन है, घर है, जल नल है, और आवास हो गया, ये शौचालय है ना, सब कोई। ये एक बहुत बड़ी चीज़ दिखी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, चूँकि ये स्कीम का मसला है। दरअसल नल जल में नीतीश जी ने केंद्र को घुसने नहीं दिया। नीतीश जी का कहना ये था, नीतीश सरकार का, कि ये मेरा कॉन्सेप्ट था और ये मुझे कर लेने दीजिए। तो उसके एग्जीक्यूशन में राज्य सरकार ही हमेशा पार्टिसिपेट करती रही है, जो मेरी जानकारी है। केंद्र सरकार उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं की है जैसे अन्य राज्यों में की है कोई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नल जल जो फेल हुआ है, वो ज़मीन पर उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। कहीं पे पाइप काम नहीं कर रहा है, कहीं पे टंकी में पानी नहीं है, कहीं पे पाइप बिछा दिया गया है तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का बिछाया गया है। इसलिए आपको याद होगा कि जब हम लोग उजियारपुर कवर कर रहे थे और एक ढाबे पे उतरे थे, तो एक ढाबे पे बैठा हुआ शख्स जो चाय बेच रहा था, उसके कुछ ग्राहक भी थे, वो क्या कह रहा था कि लोग पानी मांगते हैं और रोज़ दिन हम खरीद करके पानी पिलाते हैं, हमारे नल से पानी आता ही नहीं है, और चलिए आपको दिखा देते हैं। वो दिखा भी रहा था। तो सवाल ये है कि अगर आप ज़मीन पर देखेंगे तो नल जल वाली बात जो है वो बिल्कुल फ्लॉप नज़र आती है। अब आप पूछिएगा कि चूंकि नीतीश जी का नाम इसलिए नहीं ले पाते हैं लोग, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का बहुत सारा काम किया हुआ है, इसलिए चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है। और दूसरा सच ये भी है कि नीतीश कुमार इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि अब लोगों का विश्वास उस तरह का नहीं रह गया जैसा हुआ करता था। लेकिन मैं कुछ बूढ़ों से मिला और उनको जो वृद्धा पेंशन योजना 400-500 रुपया मिलता है, उसके लिए वो नीतीश कुमार को क्रेडिट दे रहे थे। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। वो मुझे कुछ लोग मिले लहेरिया सराय से पहले, जो याद होगा जिस झोपड़ी में हम लोग, जो चाय की दुकान थी, मिठाई उठाई भी वो लोग बना रहे थे, वहाँ पर हर जाति के लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे हमने देखा कि साहनी मतदाताओं में ज़बरदस्त डिवीज़न है, जहाँ पर हमने देखा कि अति पिछड़ों में आप साहनी हटा दीजिए तो वो डिवाइडेड है। एक तबका कहता है मोदी को वोट देंगे, एक तबका कहता है मुकेश साहनी हमें पसंद है। पर आप शाह देख लीजिए, तांती देख लीजिए और तमाम और साऊ जी देख लीजिए, ये तमाम लोग जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, वो आपको अगर शिकायत भी करेंगे पर अंत में पूछिएगा कि परिवर्तन चाहते हैं कि मोदी सरकार चाहते हैं, तो अंत में वो कहेंगे कि नहीं, हमें मोदी सरकार ही चाहिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग स्टेट में, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में ये होता था कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना है, लाडली बहन योजना है, या उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कुछ और दूसरे स्टेट में जाएंगे कुछ। लेकिन बिहार में, जबकि ऐसा भी नहीं है, बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है, तो नीतीश कुमार की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ भी नहीं ग्राउंड पे दिखता है। ऐसी योजना, 4 योजना, 3 योजना, 2 योजना, 1 योजना कि ये नीतीश कुमार के नाम से ही जानी जाती है और ग्राउंड पे उसका असर दिखता हो।
ऐसा कुछ अभी तक नहीं दिखा, मतलब कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता नीतीश कुमार का। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक शून्यता आ रही है, अब बीजेपी बनाम आरजेडी ये वाला चल रहा है? क्या है? देखिए नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अवसान की ओर हैं, ये हमें सच को स्वीकार करना होगा। ऐसे नीतीश कुमार का बहुत सारा काम है। यहाँ पर साइकिल योजना, पोशाक योजना नीतीश कुमार की योजना थी। और आप देखिए गलियों में सड़क बनना, ये नीतीश कुमार की योजना थी। आपने गली गली में सड़क देखा, यहाँ पर तो स्टेट हाईवेज पे पता ही नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। ये स्टेट हाईवे तो अभी भी पता नहीं चलते ना कहाँ है। डबल लेन के हाईवे, स्टेट हाईवेज है। देखो जेरी, ऐसा है कि तुम्हारी उम्र कम है, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब जो तुम जो कहना चाह रहे हो फिर भी देखोगे तो तब और अब में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। तब और अब में उस समय 50 किलोमीटर चलने में, जैसे आप मुंगेर से घूमते हुए और आप पहुंच गए कहाँ, बेगूसराय, पूरा आपने राउंड लिया, सूरजगढ़ आए, लखीसराय आए, बढ़ैया गए और फिर आप बाटा मोड़ गए और आप बेगूसराय पहुंच गए। और जब बेगूसराय से मुंगेर पहुंचना था तो जब आप खगड़िया से पहले लाइन लिया, आप 45-50 मिनट में पहुंच गए। एक ज़माना था जब बेगूसराय से मुंगेर पहुंचने के लिए आपको यही रूट लेना पड़ता, लखीसराय वाला रूट, और ये पहुंचने में कम से कम आपको 5 से 6 घंटे लगते। मैं आपको ये बता रहा हूँ 5 से 6 घंटे लगते। तो अब उस समय और इस समय में फ़र्क करिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा अंतर आया है। दूसरी बड़ी बात, जो ठीक है कुछ जगह पे आपको दिखा कि सड़कें नहीं हैं, लेकिन अब गांव-गांव में सड़कें बन चुकी हैं। आज आप खबरा गए थे, क्या आपको नहीं दिखा कि सड़क नहीं है? हम लोग कई गली दरभंगा से भी थे ना, दरभंगा से जब हम वहाँ जा रहे थे, दरभंगा क्रॉस करके वो जो कौन सा था, वो दालान रिजॉर्ट नहीं, हम लोग जब रिजॉर्ट की ओर जा रहे थे तो आपने सड़क देखी ना, आप भी तो थे ना गाड़ी में, तब तो वहाँ तो सड़क नहीं थी ना, जबकि वो तो मेन शहर की सड़कें हैं ना। और जब वापस भी आए हम लोग तब भी कितने गड्ढे थे उस सड़क में। दरभंगा में पानी बहुत ज़्यादा भरा था, एकदम मतलब पूरा शहर एकदम से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा भी पानी जिस भी सड़क पे है जल भरा हो। ये जो पूरा उत्तर बिहार का इलाका है, यहाँ पर जल जमाव होता है। जल जमाव एक बड़ी समस्या है और उस वजह से सड़कें बहुत जल्दी खराब होती हैं। निकास की खेत तो आसपास काफ़ी खाली थे लेकिन व्यवस्था नहीं थे, पर है क्या कि लो लैंड है ना, तो पानी का जमाव होता है और इसलिए सड़कें भी बहुत जल्दी टूटती हैं। जिस सड़क की बात जेरी कर रहे हैं उसमें वो दरअसल तोड़ करके उसको बनाया जा रहा था। देखिए नीतीश कुमार के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस वजह से नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को धक्का जो बहुत ज़्यादा पहुंचा है, तो उसकी बड़ी वजह है कि बार बार इधर उधर पलटना। वैसे अगर जिसने 2005, वही मैं कह रहा हूँ, जेरी 24 साल का है, तो 24 साल नीतीश कुमार 2005 में आए और अभी ये 24 चल रहा है, लेकिन 2005 से पहले का बिहार जिसने देखा है उसको बेहतर मालूम है कि सड़क की स्थिति क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर क्या था, किस तरीके की स्थिति थी, गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, कैसे काम होता था। इसलिए जब उसकी तुलना आप करेंगे तो आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि बिहार बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि अब बार बार उसी बात का याद तो दिलाया नहीं जा सकता ना। 18 साल पहले की बात करके हमें आगे अन्य स्टेट से भी तो मैच करना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ 18 साल पहले यूपी को देखिए और 18 साल बाद के यूपी को देखिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, करीब 6-7 एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है ना। इतने सारे एक्सप्रेसवे, बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। क्यों? देखिए अभी तक आप जो ट्रेवल किए नहीं, बता दो कि जो एक्सप्रेसवे बने हैं, ज़्यादातर एक्सप्रेसवे यूपी गवर्नमेंट में बने हैं। NHAI ने, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो हैं, वो कम हैं। स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा वो शेयर है उसमें। देखिए वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं है, बिहार को भी टच करता है, वो केंद्र सरकार ने बनाया है। एक ज़मीनी हकीकत आपको समझना पड़ेगा। चूँकि मैं गुजरात में भी इलेक्शन कवर किया हूँ और बिहार में भी कवर करता हूँ, दो बुनियादी फ़र्क मैं आपको बताना चाहूँगा। गुजरात में जब सरकार लैंड एक्वायर करने जाती है तो वहाँ पर लैंड एक्विजिशन बहुत आसान काम है।
लोग आगे बढ़ कर के कहते हैं आप हमारी ज़मीनें ले लीजिए, लेकिन वही काम जब आप बिहार में करना चाहेंगे तो मल्टीपल टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, अरे यार तो यही बात तो कह रहा हूँ ना कि यूपी के पास ओपन लैंड, वास्ट लैंड ज़्यादा है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी है। बिहार में ये है कि आप सड़क बनाने के लिए एक्वायर करेंगे ना, एक्वायर करने में अगर लोग विरोध करने लगेंगे जम करके तो कैसे बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा ये है, पहले क्या होता था कि जैसे आप पटना से आए, बेगूसराय पहुंचे, आप बख्तियारपुर तक एक सड़क पे आए, आप सोचिए कि वो सड़क भी नहीं थी जो आप जिस रफ्तार में आ गए। पहले पटना से बेगूसराय तक पहुंचना, और पहले की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं 2009 तक की बात कर रहा हूँ। ये सड़क तो इधर बनी है, 4-5 साल पहले बनी है। 2009-10 तक बेगूसराय से पटना आना और पटना से बेगूसराय जाना, मतलब ये दिन भर का काम नहीं, आधी रात तक का काम हो जाता था। आप कहाँ जाम में फंस जाएंगे, कहाँ दिक्कतें होंगी। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। चूँकि मैं पहले का समय देखा हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि आप बेगूसराय टू मुजफ्फरपुर ले लीजिए, 1.5 से पौने 2 घंटे में ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कब तक आप पहले को अब के उसमें वो करते रहिए। आपको कम्पीट किससे करना है? यूपी से करेंगे, आप अपने पड़ोसी राज्य से करेंगे ना कम्पीट। पड़ोसी राज्य से कम्पीट करके देखिए आप कहाँ खड़े हैं सड़कों के मामले में। आप मेरे को ये बता दीजिए, हम लोग सर हमें 7 दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए। 3 तारीख को हम पटना आए थे और आज 11 तारीख है। आप कब 6 लेन पे चले हैं? नहीं, 6 लेन पे तो नहीं। जिले का पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और दरभंगा, आज मुजफ्फरपुर, उजियारपुर वगैरह और कई जगहों पे गए, 6 लेन सड़क नहीं मिली है। उसके पीछे जो ये बता रहे हैं वजह कि एक तो पॉपुलेशन की भी वजह है कि बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और लोग ज़मीन आसानी से नहीं देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की मंशा भी मुझे उतनी समझ में आती नहीं है। स्टेट हाईवेज ठीक नहीं थे, वहाँ पे आपको 4 लेन मिल रहा है। तो ये इसमें नीतीश कुमार का बड़ा देन है। देखिए, जो कंट्रीब्यूशन नीतीश कुमार का है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आप अफगानिस्तान की तुलना अचानक आप स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका से नहीं कर सकते, इस बात को समझिए। ये नहीं, मैं पड़ोसी राज्य में ये आम परसेप्शन में एक चीज़ कही जा रही है। जैसे प्रशांत किशोर लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और जो और नेता हैं जो लोग हैं वो कहते हैं कि 2005 से 10 साल तक, लगभग 15-15 तक नीतीश का तो दिखा ये वाला, उसके बाद सड़क ही नहीं डेवलपमेंट के भी मामले में एक चेंज हुआ है, लेकिन फिर बहुत समानांतर दिशा में चलने लगे। से सहमत हूँ। दरअसल बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, आप इस बात को जानिए। दूसरी बड़ी बात, आपको पॉपुलेशन भी देखना पड़ेगा। बिहार में जितना सोशल वेलफेयर स्कीम चलाना पड़ता है, अब आप देख लीजिए, मैं जाति के आधार पर ही बात करता हूँ, मात्र 13-14% लोग अपर कास्ट के हैं, जिनको आप सवर्ण कह लीजिए, जिनको आप डेवलप मान लीजिए, जबकि सवर्णों में भी बहुत गरीबी है। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो आप सवर्ण कास्ट की आबादी क्या है, तकरीबन मुझे लगता है 30% तो है, 30 से ज़्यादा हो। उत्तर प्रदेश में भी आप पूर्वांचल चले जाइए, जब मोदी पहुंचे तब तो बनारस की गलियां और सड़कें और रिंग रोड अलग तरीके से बना, नहीं तो बनारस की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश में आप पूर्वांचल और पश्चिम का फर्क देख लीजिए, आपको साफ फर्क नज़र आ जाएगा कि पूर्वांचल में सड़कें किस तरह की होती थी और पश्चिम में मेरठ और नोएडा और तमाम जगहों पे सड़कें किस तरह की होती थी। तो ये देखिए, ये एक बड़ा लंबा डिबेट है। लेकिन बिहार जो लालू राज में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लालू प्रसाद का भी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, जैसे गरीबों के मुंह में आवाज़ देना, उनके स्वाभिमान को जगाना, अपने हकमारी की बात करना, मंडल कमीशन के लिए आवाज़ उठाना। लेकिन लालू प्रसाद के राज्य में जातीयता भी पीक पर चली गई, डेवलपमेंट पीछे चला गया। और इनफैक्ट आप मुझसे पूछिएगा तो मैं ये मानता हूँ कि 74 के आंदोलन के बाद से लगातार बिहार पिछड़ता रहा। उससे पहले 74 के आंदोलन से पहले बिहार का मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखने के लिए दक्षिण
के राज्यों से लोग यहाँ आया करते थे, लेकिन उसके बाद से बिहार का डेवलपमेंट उस तरीके से हो नहीं पाया जिस पेस में कभी होता था। मैं आपको बता सकता हूँ, मोकामा एक जगह है, मोकामा में इस तरह का हॉस्पिटल था, नाजरत हॉस्पिटल, जो कि आज बंद पड़ा हुआ है। इतने कम दाम में मिशनरीज के लोग वहाँ पर इलाज करते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा समस्या हो गया कि उसको बंद करना पड़ा। अब चीज़ों को पटरी पे लाने की कोशिश की गई। ये मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि नीतीश कुमार का काम जो 2005 से 2012 के बीच का है, वो रॉकेट के स्पीड में है। 2012 के बाद नीतीश कुमार के दिमाग में सीएम के बाद पीएम बनने का ख्वाब उन्होंने देखना शुरू कर दिया, और जब से वो पीएम बनने की सोचने लगे तब से वो ज़्यादा पॉलिटिकल होने लगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, और इसमें पॉलिटिक्स इतना हावी हो गया कि जिस पेस में डेवलपमेंट 2005 से 12 के बीच में देखते थे, वो डेवलपमेंट उसके बाद दिखाई नहीं पड़ा। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन बिहार में कोई सोच सकता था क्या कि लड़कियां साइकिल पे चढ़ के स्कूल जाएंगी? मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन नीतीश आए तो लड़कियों को साइकिल मिली, लड़कियों को कई तरह की छात्रवृत्ति मिली, पोशाक योजना मिला। अब सोचिए कि जहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लड़कियों को एजुकेशन इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि सिक्योरिटी एक समस्या थी। ये तो इस पे मैं एक ऐड ऑन करूंगा कि देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कोई नीतीश कुमार 15-17 साल नहीं रहे लगातार। अखिलेश आए, मायावती आई, सब आए। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे और तमाम लोग, और वहाँ भी पूर्वांचल में लड़कियाँ साइकिल से नहीं निकलती थी पहले। बात आप समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी। उत्तर प्रदेश से हमेशा प्राइम मिनिस्टर हुए, लगभग हमेशा, और इसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिलता रहा है। इस बात को समझिए। उत्तर प्रदेश के कई इलाके दिल्ली से सटे हुए हैं। आपने शायद 2008-7 में नोएडा को नहीं देखा है, 2000 में नोएडा को नहीं देखा है, हमने देखा है नोएडा। और अगर आपको डेवलपमेंट वाकई अभी भी देखना है ना, तो कुछ नहीं, आप नोएडा से कुछ दूर पे गढ़ मुक्तेश्वर चले जाइए और गंगा के इलाके में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि वहाँ की भी सड़कों की हालत कैसी है। आपको लग जाएगा कि रियल इंडिया कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। मैं भी जब गया था, क्योंकि मुझे कुछ गंगा में कुछ विधिवत पूजा करना था, तो मैं जब गया तो मैं देखा कि यहाँ की भी सड़कें कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, 6 लेन है, बहुत तरह की बातें हुई हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन अखिलेश सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहाँ से होना मेजर फैक्टर है। कई सारे बड़े नेता वहाँ से होते रहे, ये एक बड़ा फैक्टर है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बिहार के नेता जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता। लेकिन जिसने 2005 के पहले का टाइम देखा है, वो निश्चित तौर पर ये कहेगा कि 2005 से 2012 तक नीतीश कुमार के काम पर कोई सवाल नहीं उठाता है। उन्होंने बहुत रफ्तार से काम किया, बिजली का पता नहीं होता था, ट्रांसफार्मर उठा लिए जाते थे। आपने बिहार में ही सुना होगा कि रेलवे की पटरियां चोरी हो जाती हैं। आप क्या क्या सुनना चाहते हैं? मैं तो अभी भी सुना इधर भी सुना। तो ये तमाम तरह की समस्या है, बैकवर्ड स्टेट है। बहुत कोशिश नीतीश कुमार के द्वारा की गई, लेकिन 2012-13 के बाद जब उनका प्राइम मिनिस्टेरियल एम्बिशन बहुत ज़्यादा ऊपर होने लगा, तब वो डेवलपमेंट पे मुझे भी लगता है कि उस तरीके से वो फोकस नहीं कर पाए जैसा कि उन्होंने 2012-13 से पहले किया। चलिए, खैर ये तो डेवलपमेंट की बात हो गई। ये अब उनकी पार्टी के लोग और विपक्षी पार्टी के लोग बताएंगे क्या कैसे किसने किया है। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने अभी तक इस दौरान कितने ज़िले लगभग कवर कर लिए? देखिए, अब जिले तो बहुत सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। अगर आप कहें तो हमने लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा जिले तो कहीं आ जाएंगे। आप देखिए, पाटलिपुत्रा हमने कवर किया, पटना सिटी हमने कवर किया, मुंगेर हमने कवर किया, बेगूसराय हमने कवर किया, खगड़िया हमने कवर किया, समस्तीपुर हमने कवर किया, उजियारपुर हमने कवर किया, दरभंगा हमने कवर किया, मुजफ्फरपुर हमने कवर किया। तो आप कुल मिलाकर के देखिए तो 9 लोकसभा सीट हम लोग घूम चुके हैं। चौथे चरण का चुनाव होना है, 13 तारीख को होना है।
और चौथे चरण के चुनाव की लगभग सारी सीटें हमने कवर की, हमने देखा। हमने पाँचवें छठे चरण और सातवें चरण का भी जहां चुनाव होना है, पटना सिटी, पाटलिपुत्रा, वो भी हमने देखा। अभी बहुत कुछ देखना है। सवाल ये है, यहाँ पर रोजगार बड़ा मुद्दा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा मुद्दा है, ये दोनों बड़ा मुद्दा है। और मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में लोग भले ही मोदी को देख कर के वोट कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुझे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी अन्य नेताओं से काफ़ी आगे। तेजस्वी यादव को लेकर के युवाओं में जोश है, उनको नौकरी का पर्याय मानते हैं। जो लोग प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी को देखना चाहते हैं, ये मुझे बहुत सारे लोग मिले, वो तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं। अब सोचिए, कल हम लोगों ने एक वीडियो किया, उसमें भी भूमिहार जाति का लड़का कह रहा मोदी प्रधानमंत्री हो, तेजस्वी सीएम हो। अब ये इंटरेस्टिंग था। हमने वारिसनगर समस्तीपुर में कुछ यादव जाति के लड़कों को से मिले, वो कह रहे थे कि हमें मोदी प्रधानमंत्री चाहिए। तो सवाल ये, और हमने एक चीज़ और नोटिस किया जो बहुत इंटरेस्टिंगली बताना जरूरी है, वो ये है कि बड़ी संख्या में लोग चिराग पासवान को अपने समाज का नेता मान चुके हैं। मतलब रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान के पास ट्रांसफ़र हो चुकी है। लालू प्रसाद की विरासत तेजस्वी यादव को मिल चुकी है। तेजस्वी यादव यूथ में कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस सेंधमारी करने लगे हैं, ये भी सच्चाई हमने देखी। कुशवाहा जो एनडीए का परंपरागत वोटर होता था, उसमें हमने बिखराव देखा, क्योंकि जहाँ जहाँ स्थानीय मतदाता कुशवाहा होते हैं, कुशवाहा में हमने बिखराव, बंटवारा साफ देखा कि वो एनडीए को छोड़ करके स्थानीय मतदाता के पक्ष में वोट करने की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पॉलिटिकली नोटिस की। अति पिछड़े में प्रधानमंत्री जैसा दूसरा पसंदीदा नेता कोई नहीं है। सिर्फ आप साहनी समाज हटा दें तो साहनी समाज में हमें ये दिखा कि बिखराव है, बंटवारा है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा तबका है जो पीएम मोदी को पसंद करता है और एक तबका है जो कि मुकेश साहनी को पसंद करता है। तो इस तरीके से जातिगत आधार पर भी हमने राजनीति देखी, डेवलपमेंट के आधार पर भी हमने राजनीति देखी। हमने यूनिवर्सिटी जाकर के विद्यार्थी से बात करने की भी कोशिश की। तो यहाँ के पॉलिटिक्स को किसी भी रूप में जनरलाइज कर देना कि सिर्फ जाति पे ही होता है, ये भी सच नहीं है। सिर्फ स्थानीय मुद्दा ही हावी है, ये भी सच नहीं है। सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा हावी है, ये भी सच नहीं है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसका आउटकम आपको चुनाव परिणाम में नजर आएगा, जिसमें मोदी फैक्टर भी बड़ा फैक्टर है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कई जगह पर स्थानीय उम्मीदवार भी फैक्टर है, इस बात को भी कोई सिरे से खारिज नहीं कर सकता। तो ये कुल मिला के पूरी कहानी बता दी है कि रास्ते में हमने क्या क्या देखा और क्या क्या समीकरण है जो फैक्टर इस बार के इलेक्शन में काम कर रहा है। अभी परसों वोटिंग भी होनी है और कल भी लाइव होंगे वो, तो उसमें अपना जो भी रिपोर्टर्स हैं सारे लोग जुड़ेंगे, बात करेंगे। और जेरी बताओ, कुछ है बचा? शराब के ऊपर मेरे को कुछ कहना था कि मैंने एक कहानी सुन, मतलब कहानी क्या, मतलब एक व्यक्ति की व्यथा है वो। हम लोग दरभंगा में थे, तो जहाँ पे एम्स बनना है नया, कोट अनकोट एम्स बनना है, तो वहाँ पे एक चाय की टपरी थी। तो मैं वहाँ बैठा, कुछ देर बात की वहाँ पे लोगों से। तो वहाँ एक सज्जन मिले, तो वो बता रहे थे कि उनके गांव में उनके घर के चारों तरफ शराब की, उनका कहना था कि शराब की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कि घर के चारों तरफ शराब बनती है। तो कह रहे थे कि हम लोग कितनी कंप्लेंट कर लें। एक बार हमने कंप्लेंट की थी, पुलिस वाले आए, 2-4 गाली वाली बकी और चले गए। और मैं बता रहा हूँ कि शराब कहाँ है, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे सर के ऊपर शराब है, हल्का सा डंडा मारिएगा तो गिर जाएगी। लेकिन वो कुछ नहीं, बस वो गाली वाली बकी और चले गए। अच्छा तो मैंने पूछा, मैंने कहा फिर आपके बच्चे कैसे, आप अपने घर परिवार को कैसे सेफ रखते हैं इन सब चीज़ों से? तो कहा वो तो कुछ नहीं कहे। तो उनके साथ जो व्यक्ति था उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने बेटे को भेज रखा है दरभंगा,
4,000 रुपये का रूम ले रखा है, वहीं रहता है, वहीं रह के पढ़ता भी है, खाता भी है वहीं, ताकि उस माहौल से निकले जहाँ पे पूरा गांव ही इस काम में लिप्त है। तो एक तो ये बड़ी शराब के साथ बड़ी दिक्कत है कि कुछ महीने पहले की खबर है शायद, हाँ कुछ 1-1.5 साल, मोतिहारी में 8-9 लोग जहरीली शराब पी के मर गए थे। और एक परिवार से मैं मिला था जब मोतिहारी मैं उसको रिपोर्ट करने गया था, तो मैं वहाँ मिला उससे। तो उनके घर में 1 हफ्ते बाद शादी थी उनकी बेटी की, जिनकी डेथ हुई। तो उन्होंने कुछ पैसे जोड़े थे तो और वो जहरीली शराब पी के उनकी डेथ हो गई। और जो पैसे बेटी की शादी के लिए जोड़े थे, वो सारे पैसे उनके दाह संस्कार, 13वीं वगैरह में लगाने पड़े। ये शराब की कहानी जो है बिहार में बहुत ख़तरनाक है और वो एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पे है। और ये बात सच भी है कि पलायन जो तमाम वजहों रोज़गार और तमाम समस्याओं के अलावा जो शहरों की ओर बच्चे जा रहे हैं, गांव में स्कूल भी नहीं। जैसे आज भी जहां हम गए थे वहां पे उन लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूल 2 कमरे के हैं, 3 कमरे, वीडियो पड़ेगा आप चैनल पर। तो वहाँ पर स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है और सरकारी कोई जाँच नहीं हो रही है। प्राइवेट सरकारी स्कूलों की एक और समस्या है, के पाठक जैसे अधिकारी तो आए हैं और शिक्षकों को टाइट भी किया है, स्टूडेंट पहुंच भी रहे हैं, लेकिन समस्या एक बैठने के लिए जगह नहीं है, डेस्क नहीं है, कमरे नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं। तो ये एक है कि प्रशासनिक तौर से कई चीज़ें दिक्कत है, जहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है। उस गांव में ये भी कहा गया कि मेरे गांव में ही हत्या 2 महीने पहले हुई, पुलिस वाले नहीं पहुंचे, क्या जांच कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा अस्त व्यस्त हैं। उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि सरकार बदल रही है, चीज़ें स्थिर नहीं है, एक हाथ में नहीं है, या ये कहें कि मजबूत सरकार नहीं। जो भी है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपने दीजिए। हम जारी रहेंगे, आगे भी आपको बताते रहेंगे। अगला पड़ाव हमारा जो है सिवान रहेगा। तो सिवान के अगर कोई साथी हो जो हमसे मिलना चाहे या हमें अपना शहर दिखाना चाहें, कुछ घुमाना चाहें, कुछ खिलाना चाहें, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। हम कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। हम कोशिश करेंगे कि आप खिलाना चाहें अगर, तो हम आपसे मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।